हम आज बात करने जा रहे हैं एक स्पेशल पार्ट की, यानी लाइफ प्रोसेस का सबसे जो लास्ट पार्ट मैंने आप लोगों को बोला था, क्या नाम है उसका? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन का जनरल मतलब क्या होता है भाई, ध्यान से देखना। एक्सक्रीशन का मतलब हमारी बॉडी में बना हुआ वो प्रोडक्ट जो जहरीला हो और हमारे काम का ना हो, उसे बॉडी से बाहर निकालना ही पड़े, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और इसके लिए जो जो सिस्टम काम में आते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, हमारी बॉडी में मेजर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिया, जो अमोनिया से बनता है। अब सवाल ये है कि अमोनिया कहाँ से बनता है? अमोनिया बनता है ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड्स। अब ये मत कहना कि ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड्स क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है, ओनली 20 अमीनो एसिड्स। लेकिन हम जो प्रोटीन यूज करते हैं उसकी वजह से हमारे स्टमक के अंदर जो पेप्सिन ट्रिप्सिन मिल के जो काम करते हैं, तो करोड़ों अरबों अमीनो एसिड्स तोड़ देते हैं। वो इतने सारे अमीनो एसिड्स काम क्या आएंगे? तो बेटा उनमें अमोनिया होता है। अमीनो एसिड्स किससे बना होता है? अमोनिया यानी नाइट्रोजनी प्रोडक्ट है ना, तो उसका जो अमोनिया ब्रेक डाउन कर देते हैं, बचे हुए इसी को ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है हमारा बॉडी, खुद का बॉडी। तो फिर ये जो वेस्ट मटेरियल निकलता है NH3 यानी अमोनिया, लीवर को अपनी गलती का बड़ी जल्दी एहसास होता है, यार ये तो मैंने बड़ा खराब प्रोडक्ट बना दिया। ये ब्रेक डाउन लीवर के पास ही होता है, लीवर में ही होता है अमोनिया का डीएमिनेशन। अमोनिया जो है यहीं पे टूटता है, समझ में आया? उसके बाद लीवर जल्दी से इसको ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में। यूरिया क्या होती है? NH2CO NH2। ये अमोनिया से कम हार्मफुल होती है और ये कुछ देर तक हमारे ब्लड में डिसॉल्व होकर रह सकती है। बात समझ में आ गया? तो उसी को निकालने के लिए हमारी बॉडी में भगवान ने किडनी दी। किडनी दो होती है हमारे, ठीक है, दोनों साइड की कमर में किडनी होती है। हाँ नहीं, वहाँ नहीं होती बेटा, कमर में होती है। कमर में यहाँ पे इस जगह पर होती है, दोनों साइडों में, ठीक है। यहाँ तो देखो, यहाँ तो इस पूरे एरिया में तो क्या है? लंग्स है, और उसके साइड में यहाँ पर क्या है? हार्ट है, और उसके बाद में यहाँ नीचे पेट पड़ जाता है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में सारी इंटेस्टाइन हो जाती है स्मॉल, और वो सारी कॉम्पैक्ट होकर अंदर ही रहती है। तो हर एक चीज़ की अलग अलग सिचुएशन होती है। तो कमर के पास होता है, साइड में दोनों तरफ किडनी होती है। ओके, तो किडनी की हम बात आज पूरे में करेंगे, लेकिन किडनी से पहले कुछ बातें और कर लेंगे। देखो बेटा, हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे एक्सक्रीशन होते हैं। पसीने के थ्रू, स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से बहुत सारे मिनरल एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं, जिनकी बॉडी में हमारे ज़रूरत नहीं होती। वो सारे मिनरल या हमारी मतलब स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। और बहुत सारा वाटर भी एक्सक्रीट हो जाता है ताकि हम डैमेज से हमारी बॉडी बच सके, नहीं तो फिर फीवर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो पानी पीते रहो, डिहाइड्रेट नहीं होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसकी वजह से होती हैं? ये टोटल चीज़ें किसकी वजह से? एक्सक्रीशन की हमारी बॉडी से निकलता रहता है। नोजी वगैरह भी हमारी एक्सक्रीशन से ही निकलती है। कान में जो ईयर बैग्स बनता है वो भी हमारा क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। और आँख में वो जो आगे जो बनता है हल्का सा वाइट से कलर का, वो भी क्या होता है? आसपास का सारा कचरा लेके। इवन में हमारी स्किन के ऊपर जो सीबम नाम का जो एक ऑयली सब्सटेंस होता है, वो भी क्या करता है? उसमें भी बैक्टीरिया वगैरह डिसॉल्व हो जाते हैं। तो जब हम नहाते हैं ना, तो उसके साथ में वो भी झड़ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और स्किन की ऊपरी लेयर भी बाहर निकल जाती है, जिसको केराटिनेशन बोलते हैं। समझ में आया? तो इसकी वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी में कई तरह के एक्सक्रेशन होते हैं, है ना। लेकिन हमारा मेजर एक्सक्रेशन क्या होता है? अमोनिया का मेजर, यूरिया का मेजर एक्सक्रेशन होता है। बताओ, समझ में आ गया? लेकिन बेटा ये सभी एनिमल में यूरिया के फॉर्म में नहीं निकलती है। अब जो बात बता रहा हूँ वो आपके वाले में है, ध्यान से सुनना, समझना इस चीज को। क्या होता है कि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, एक्वेटिक जलीय जीव, एक्वेटिक एनिमल जैसे मछली, एक्वेटिक एनिमल में क्या होता है कि ये पानी में डायरेक्ट अमोनिया को छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। क्या रिलीज कर देते हैं? अमोनिया। मतलब ये यूरिया में कन्वर्ट ही नहीं करते, ले भाई चक सीधे ही, तो वो पानी में डिसॉल्व होता रहता है, मतलब सीधे ही डिफ्यूजन के थ्रू पानी में घुलता रहता है। तो जितने एक्वेटिक एनिमल होते हैं बेटा, वो अमोनिया एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालते हैं, इसीलिए उनको हम बोलते हैं अमोनोटेलिक। क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक। ओके, अब उसके बाद ह्यूमन की बात कर लेते हैं, जो खूब सारा पानी पीते हैं और टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहते हैं, जैसे कि हमारा स्तनधारी वर्ग यानी मैमल्स, मैमीलिया। आपने पढ़ा होगा मैमीलिया, जिनके ये कान होते हैं, है ना, जिनकी बॉडी पे खूब सारे रोम होते हैं यानी कि बाल होते हैं, है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनमें माइबोबियन ग्लैंड, सॉरी जिसमें मेमरी ग्लैंड होती हैं। तो आसान सी भाषा में कहें तो बंदर।
हाँ, आसान सी भाषा में कहें तो बंदर, चूहा, आदमी, ठीक है, अगर आसान की भाषा में कहें तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो हम जैसे लोग हैं, जो मैमल्स हैं जितने भी, कुत्ता है ना, शेर, बिल्ली, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? यूरिया में। ये दूसरे सेकेंडरी प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। और ये यूरिया कुछ देर तक हमारे ब्लड में रह सकती है और एक स्पेशल ऑर्गन द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर? एक स्पेशल ऑर्गन द्वारा, जबकि मछली में क्या होता है, हर तरफ से निकलता रहता है आराम से, वो एक स्पेशल ऑर्गन से निकलता है। तो बेटा यूरिया निकालने की वजह से बोला जाता है यूरियोटेलिक। क्या बोलते हैं? यूरिया से बना यूरियोटेलिक, ये होते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं बेटा पक्षी, यानी कि एवीज। एवीज ग्रुप, एवीज ग्रुप क्या करता है, आपने देखा होगा, बीट कर देते हैं हर जगह, है ना पक्षी। और यहाँ तक कि छिपकली भी बीट करती है कि नहीं करती है छिपकली बीट? वो भी करती है। यानी कि जितने भी ये रेंगने वाले एनिमल हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सरीसृप हिंदी में, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाँ, रेप्टीलिया, पढ़ा है आपने, रेप्टीलिया ग्रुप और एवीज पक्षी, ये दोनों क्या करते हैं, ये इसके बाद भी तीसरा स्टेप बनाते हैं। इनको पानी की बहुत आवश्यकता होती है। आपने देखा छिपकली कभी पानी पीती है आके बाहर, या पक्षी वगैरह? इतनी सी तो चोंच होती है, थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। इनका मतलब इसमें ज़्यादातर पानी की जो पूर्ति है, पानी की जो सप्लाई है, या पानी का जो बैकअप है, वो या तो एनिमल की बॉडी से ही होता है जो ये खाते हैं एज अ प्रे, या इसमें से पानी बाहर आ जाता है। आपको पता है इसको डिसॉल्व करने के लिए बहुत सारा पानी की जरूरत होता है। आपको पता है हम 2% यूरिया निकालने के लिए मैमल 98% वाटर वेस्ट कर देता है सिर्फ 2% यूरिया निकालने के लिए। समझ में आया? यानी कि पूरे यूरिन का सिर्फ 2% हिस्सा यूरिया होता है, ध्यान रखना। समझ में आया? ओके। कल वाले पार्ट में मैंने एक चीज नहीं बताया था। मैंने जब हार्ट वाली चीज बताई थी तो मैंने आपको ये नहीं बताया था कि इस हार्ट के अंदर में एक बार में कितना ब्लड आता है, यानी एक बार में कितना ब्लड पंप होता है। ये रिसर्च का सब्जेक्ट है, रिसर्च का विषय है आपके, आप दोनों, आप सभी के लिए, ठीक है। और ये आप लोग चेक करना, कोई भी इंटरनेट की हेल्प नहीं लेगा, सभी बुक से देख कर आएंगे और फिर उसके बाद मुझे बताएंगे। और जितने लोग इसको देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बताएंगे कि भाई एक बार में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप कर देता है ना, जिसको स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहते हैं। ठीक है, देखते हैं किस किस को पता है ये चीज़। वैसे ही मैंने कल नहीं बताया था, हालांकि प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था बहुत सारे। खैर आगे देखते हैं। तो ये यूरिया से जो एनिमल जैसे कि एवीज और रेप्टिलिया ग्रुप होते हैं, ये क्या करते हैं, इस यूरिया से भी पानी बाहर, यानी इस यूरिया को वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बीट में, जिसको हम लोग कहते हैं यूरिक एसिड। क्या बोल देते हैं हम इसको? यूरिक एसिड। तो बेटा ये यूरिक एसिड को एज अ बाई प्रोडक्ट या एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं। ठीक है, सूखा सा एक आधा सा, मतलब सेमी सॉलिड टाइप का, कुछ वाइट कुछ ब्राउन टाइप का सब्सटेंस होता है, यू नो, और उसको वो बाहर निकालते हैं। उसी को बेटा हम यूरिक एसिड बोलते हैं। समझ में आया? तो उसमें मेजर वही होता है। तो फिर कौन कौन से हुए, तो उनको क्या नाम दिया, यूरियोटेलिक के तर्ज पे हमने इसको यूरिको, यूरिक है ना यूरिक एसिड, तो नाम पड़ा यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। तो इस तरह से ये तीन तरह के एनिमल होते हैं अर्थ पे। मैंने आपसे पत्नी पूछी। हाँ वो इसी में आएगा बेटा, टेंशन ना लो, आज हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो इतना समझ में आ गया कौन कौन से टैलिक होते हैं जो डायरेक्ट अमोनिया डिसॉल्व मतलब रिलीज करते हैं। एक्वेटिक एनिमल वो हो गए अमोनोटेलिक। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं मैमल्स, वो सारे क्या करते हैं, यूरियोटेलिक, क्योंकि वो यूरिया निकालते हैं। और यूरिकोटेलिक कौन होते हैं, जो यूरिक एसिड निकालते हैं, एव्स और रेप्टिलिया ग्रुप। हालांकि 100% ये नहीं है रेप्टिलिया और एव्स में, कुछ और भी हो सकते हैं, कोई थोड़े से वेल डेवलप होते हैं, वो थोड़ा और टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? खैर इतना तो आपको। अब हम अपने मेजर यूरियोटेलिक पर आ जाते हैं। यूरियोटेलिक में भी सबसे आसान चीज़ क्या होती है, हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और उसको आज हम समझेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं हमारी किडनी को। हमारी प्यारी सी किडनी होती है, और आप सब लोगों को अपनी किडनियों का ध्यान रखना चाहिए, यानी पानी सबसे ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि पानी जितना पियोगे आपकी किडनी उतनी ज़्यादा हेल्दी रहेगी। समझ में आया? किडनी को हेल्दी रखना सबकी सबसे बड़ी प्रेफरेंस है, क्योंकि बेटा इसी से हमारी बॉडी में एक मेजर क्या होता है, ये हमारी बॉडी का फिल्टर मशीन मान लो इसको, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का वर्क करता है। यहाँ पे तो होता है ब्लैडर, और इस जगह से हम यूरिन को बाहर निकालते हैं, देखा जाए तो। ठीक है, समझ में आ गया?
इसको हम किडनी कहते हैं बेटा। किडनी में ये दो हिस्से होते हैं, इस हिस्से को कॉर्टेक्स बोला जाता है और इसको मेडुला बोलते हैं। अंदर वाले को तो मेडुला यानी मध्यांश, और बाहर वाले को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स यानी वलकुट। ये दो रीजन होते हैं, समझ में आया? अब जैसे चाय छन्नी होती है, आपने चाय पौड़ी देखी होगी, उसमें हजारों तरह के छेद होते हैं, है ना? अगर वो छेद ना हो तो क्या होगा बताओ? कभी वो चाय को छान पाएगी? नहीं छान पाएगी, है ना? तो ठीक उसी तरह से हमें इसमें भी कुछ ऐसा तो जरूर होता होगा जो यूरिया को छानता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान रखना, उस छोटी सी यूनिट को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। दिस इज नोन एज नेफ्रॉन या छोटा किडनी, ठीक है? माइक्रो किडनी बोल सकते हैं अपने उसको, नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन। न्यूरॉन मत बोल देना, न्यूरॉन तो उसमें आ जाता है, नर्वस सिस्टम में आ जाता है। नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखना। आप भी चाहो तो बिल्कुल इसी तरह की एक स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो। इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है? इसे बोमन कैप्सूल बोलते हैं, हिंदी में बोमन संपुट, अंग्रेजी में बोमन कैप्सूल। और ये आपको ये दिख रही है, ये होती है पाइप जो इसके अंदर से निकल रही होती है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आप लोग इसको समझते जाना। और ऐसे ये एक कलेक्टिंग ट्यूब में जुड़ी हुई होती है, जिसमें हजारों हजार ऐसे बोमन कैप्सूल जुड़े हुए होते हैं। समझ में आया? बहुत सारे बोमन कैप्सूल ऐसे ही दोनों तरफ इसके जुड़े हुए होते हैं। तो अगर हम एक बोमन कैप्सूल की अगर फंक्शन को देख लें तो हमें पूरी किडनी के फंक्शन का समझ में आ जाएगा, सही है? अगर एक तो ये होता है बेटा, इसके अंदर एक ना कैपलरी का गुच्छा होता है। मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में ये बताया था ना, और आपने देखा होगा तो आज वैसे आ जाएगी। तो उसमें मैंने लास्ट में एक चीज बताई थी, कैपलरी बताई थी ना कि ब्लड वेसल 3 तरह की होती है, आर्टरी, वेन्स और कैपलरी। उसमें एक फोटो भी दिखाया हुआ है यहाँ पे अलग से कि ब्लड वेसल्स में कैपलरी की पोजीशन क्या होती है, वो कहाँ पे होती है, कैसे होती है। उसको जरूर देख लेना पूरी वीडियो। लास्ट में क्या है बताया हुआ है बढ़िया से कि हाँ भाई ये वाला हिस्सा जो होता है आपका कैपलरी का पार्ट है। कैपलरी मैंने बताया था बाल की तरह पतली होती है एकदम से, तो बेटा यही कैपलरी यहाँ पे गुच्छे की तरह से होते हैं, जिसको ग्लोमेरुलस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। अब आपको एक चीज तो यहाँ नोटिस हो गई होगी, बताओ कोई चीज देखने में महसूस हो रही है? क्या चीज? इन दोनों वेसल्स में कुछ फर्क महसूस हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा? क्या? हाँ, ये पतली और ये मोटी है। ये तो होती है एफ्रंट और ये होती है ई फ्रंट। ध्यान रखना, ए फ्रंट से पूरा का पूरा ब्लड किस में आता है? ग्लोमेरुलस में। और ई फ्रंट से वो फिर बाहर जाता है। बेटा ये जो ई फ्रंट है ना, इस पे सांप की तरह से लिपटी हुई रहती है, एकदम जैसे सांप होता है ना, उसके सांप की तरह से बिल्कुल इसके ऊपर लिपटी हुई होती है इस तरह से। ओके, समझ में आ गया? बिल्कुल एकदम सांप की तरह से। ओके, ये लो एकदम से लिपटी हुई है। तो अब देखना बेटा, ध्यान से समझना क्या होता है कि ऊपर से ब्लड आता है। आप लोगों को मैंने ब्लड का कॉम्पोजिशन बताया था कि ब्लड में क्या क्या होता है। 55% तो पानी जैसा मटेरियल होता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा यही होता है ना, और कोई 45% पार्टिकल होते हैं, यही था। मैंने आपको ये भी बताया था कि ब्लड प्लाज्मा में जो भी चीज़ आप खाते हो वो सारी डिसॉल्व होती है, कल बताया था ना। ब्लड प्लाज्मा में एमिनो एसिड्स भी होता है, ब्लड प्लाज्मा में मतलब यूरिया, मतलब मान लो जो मर्जी मान लो, यानी वेस्ट मटेरियल भी इसी ब्लड प्लाज्मा में होता है, इसी पानी जैसे सब्सटेंस में होता है। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो ये सब्सटेंस जैसे ही आप देखो मोटे पाइप से अगर कोई चीज आएगी तो वो अगर पतले पाइप में चली जाएगी, देखो मोटे पाइप से आ रही है और ये पतले पाइप में चलेगी तो यहाँ पे छन जाएगी। छन के किस में आ जाएगी? इस बोमांस कैप्सूल के अंदर आ जाएगी। यानी ये और कुछ नहीं है बेटा, ये ब्लड प्लाज्मा है। दिस इज नोन एज ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ये ब्लड प्लाज्मा, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? इसके अंदर सारे मटेरियल है, टोटल जितने भी मटेरियल है ना, टोटल मटेरियल यही है। टोटल कौन कौन से? इसमें एमिनो एसिड्स भी है ना, इसके अंदर ग्लूकोज भी है, इसके अंदर मिनरल भी है, इसके अंदर फैटी एसिड्स भी हैं, इसके अंदर यूरिया भी है जिसको निकालना है। इसका मतलब इसके अंदर जो ब्लड आ रहा है वो तो गाढ़ा हो गया ना, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड आ रहा था उसमें से ज्यादातर ब्लड प्लाज्मा तो इसमें छन के चला गया। समझ में आया कि नहीं आया?
तो ये ब्लड तो काफी गाढ़ा हो जाएगा यहाँ जो आ रहा है? क्योंकि पानी तो सारा इसमें आ गया। क्लियर ना? तो इसका मतलब अब ये देखो, अब ये जो इसमें तो काम की चीज है, अब इसको तो बाहर नहीं निकाल सकते भाई। इसको बाहर निकालने का मतलब है मौत। जो हमने खाया पिया सब बाहर आ गया। जो काम की चीजें भी तो है इसमें। तो बेटा ये लिक्विड यहाँ से चलना शुरू होता है। कहाँ? ट्यूब में। ठीक है, ये एप्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड लूप है और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड लूप है। इनका नाम है, देखा जाता है इसको हैनले का लूप बोलते हैं। ये जो यू शेप नली है ना, यू शेप यू पे मैं इसको रेड से बना देता हूँ ताकि आपको ये डिफरेंस क्लियर होता नजर आ जाए अच्छे से। ये रेड दिख रहा है आपको? ये रेड है। ओके, इस वाले में से क्या जाता है बताना? इस वाले में से ये काम का जो मटेरियल है जिसको ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, उसका जो पानी जैसा मटेरियल ये जा रहा होता है। इधर से गाढ़ा खून इधर से आ रहा होता है, दोनों का मिलान हो जाता है यहाँ पे, दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं। अब मिल क्या जाते हैं? ये तो मिलते तो नहीं है वैसे, लेकिन ये दोनों यहाँ पे इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो गाढ़ा खून है ना, ये इस पाइप में से जो काम के मटेरियल है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ तक जाता है ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है, यहाँ तक जाता है अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब हो जाता है, यहाँ तक जाता है मिनरल एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये इस तरह से एब्जॉर्ब होते 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 जब बेटा यहाँ पर आता है ना, ये सारा मटेरियल यहाँ पे आता है ना, तो इसमें सिर्फ क्या बचता है? यूरिया एंड वाटर और थोड़ा बहुत सब्सटेंस जिसको शरीर से बाहर निकालना है। यहाँ तक आते आते यानी जितनी बार आपको प्रेशर बनता है उतनी बार आपकी बॉडी की यूरिया निकल जाती है। इसलिए कहा जाता है पानी ज्यादा पियो। पानी ज्यादा पीने से प्रेशर ज्यादा बनता है, प्रेशर ज्यादा बनेगा तो यूरिया भी ज्यादा बाहर निकलेगी। समझ में आया? यूरिया बाहर कब? मतलब आपकी बॉडी की जितनी ज्यादा बार आपको प्रेशर लगता है उतनी बार यूरिया ही बाहर निकलती है। बताओ समझ में आ गया? 2% यूरिया एंड 98% के लमसम आपके पास वाटर होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? हालांकि यूरिन को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन में एक हार्मोन बनता है जिसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन समझ में आया? तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन कौन से होते हैं? एंटी डायूरेटिक का मतलब खूब सारा यूरिन बाहर निकलना। डायूरेशन का मतलब क्या होता है? यूरिन बाहर। मतलब अगर आप चाय पियोगे ना तो प्रेशर लगेगा, कॉफी पियोगे तो प्रेशर लगेगा। समझे? क्योंकि ये सारे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? डायूरेटिक कहलाते हैं, इनसे बहुत प्रेशर आता है। लेकिन हार्मोन क्या होता है बेटा? एंटी डायूरेटिक। अगर ये हार्मोन ज्यादा बन गया तो फिर यूरिन कम आएगा, ध्यान रखना। और अगर ये हार्मोन कम बन गया तो यूरिन ज्यादा आएगा, इसीलिए तो उसको एंटी डायूरेटिक कहते हैं। समझ में आया? तो अगर वो ऑटोमेटिक आपके बॉडी में जितना पानी है, भाई तुम्हें बॉडी को लग रहा है कि भाई इतना पानी निकालना है बाहर, तो वो उस समय उतना ही कंट्रोल करके बनाती है। इवन में जब अपना कोई बीमार होता है या अपने कोई टेंशन में होते हैं, डर में होते हैं, है ना, या कोई और बात होती है, तो उस समय क्या होता है? ये एडीएच हार्मोन ज़्यादा बनने लग जाता है और जो यूरिनेशन है वो कम आता है। या कुछ के उल्टा हो जाता है, एडीएच हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है और यूरिन बार बार आने लगता है, प्यास बार बार लगती है, या कई बार मोशन सिकनेस वगैरह हो जाती है। सफ़र के दौरान ऐसा होता है बहुत बार, बहुत से लोगों के साथ, कि भी यूरिनेशन ज़्यादा आने लग जाता है। वैसे तो नॉर्मली नहीं आता है, लेकिन सफ़र जैसे ही बस वगैरह में करते हैं तो ये प्रॉब्लम उनके अक्सर स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया? मेरे तो कम हुए थे यूरिन। और बस वो अपना अपना हिसाब होता है बेटा, वो अपने अपने एडीएच पे डिपेंड करता है। जैसे हम चाय कॉफी ज़्यादा पीते हैं ना तो एडीएच कम बनने लगता है और यूरिन ज़्यादा आने लगता है। यहाँ तक समझ में आ गया? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो क्या होता है, किडनी बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। नेफ्रॉन इज अ यूनिट ऑफ एक्सक्रेशन। ये एक्सक्रेशन की यूनिट है। हमारे मतलब किडनी में करोड़ों अरबों नेफ्रॉन होते हैं जो हमेशा कंटिन्यू अपना काम लगातार करते रहते हैं। समझ में आया? क्या काम करते हैं बेटा? यहाँ पे चीज छान देते हैं, यहाँ पे रीअब्सॉर्ब कर देते हैं, यानी छानने और रीअब्सॉर्प्शन का काम होता है। इसीलिए इसको पूरे प्रोसेस को फिल्ट्रेशन नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। समझ में आए? इसीलिए इसको हिंदी में परानिस्यंदन बोलते हैं। निस्यंदन का मतलब छानना, लेकिन परानिस्यंदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कुछ ज्यादा ही बढ़िया तरीके से। आप देखो ना कितनी कमाल की चीज है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, यहाँ से ब्लड आता है तो इस ग्लोमेरुलस में, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस। इसका नाम नहीं लिखा मैंने, ग्लोमेरुलस।
ग्लो से याद रखना, आजकल फेयर एंड ग्लो हो गई है, फेयर एंड लवली है ना। हाँ। तो ग्लो मेरुलस, मेरुलस, ठीक है। केसी का कुछ हिंदी में कह देता हूँ, ये होता है बोमांस कैप्सूल। बोमांस नाम के बंदे ने ढूंढा था तो इसका नाम पड़ गया बोमांस, बोमांस, बोमांस कैप्सूल, ठीक है। तो ये बोमांस कैप्सूल होता है। तो जैसे ही ब्लड यहाँ से आता है तो ब्लड में ढेर सारी प्लाज्मा होती है और प्लाज्मा में ढेर सारी चीजें होती हैं काम की। तो ये सारा प्लाज्मा मोटे वाले से जब पतले वाले में जाता है, यानी ए फ्रंट से जब ई फ्रंट में जाता है तो जाली से छन जाता है, यानी बोमांस कैप्सूल में आ जाता है। जितना भी ये सारा छनित्र होता है, यानी जितना भी फिल्ट्रेट होता है, ये सारा फिल्ट्रेट किस में आ जाता है, बोमांस कैप्सूल में। ये बोमांस कैप्सूल का फिल्ट्रेट यहाँ से ट्यूब से, है ना, डिस्टल और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड लूप से, यानी कि हैंडलेस लूप से निकलता है। उसी समय जो सांप की तरह लिपटी हुई ये जो होती है, इसमें गाढ़ा खून होता है, तो ये क्या करता है, इसमें से काम की चीजें एब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे सिर्फ इसमें बेकार की चीजें रह जाती हैं। आपने देखा होगा बेटा, जब हम विटामिन बी की या विटामिन बी और सी के कैप्सूल लेते हैं या सिरप लेते हैं, तो उस समय जो यूरिन होता है वो कुछ नारंगी से पीले से रंग का आता है, ऑरेंजी टाइप का कलर का आता है ना, कुछ ज्यादा येलो हो जाता है। उसका रीजन क्या है, वो जो भी एक्स्ट्रा विटामिन है ना वो यहीं आ जाते हैं, यहाँ आके बाहर निकल जाते हैं। इवन हम जितने भी मेडिसिन लेते हैं, उस मेडिसिन को हमारा बॉडी डिसाइड करता है, हमारा बॉडी डिसाइड करता है कि इसको बॉडी में भेजना है, डिसॉल्व करना है कि नहीं करना है। इसीलिए दवाइयाँ सबसे ज्यादा यही फिल्ट हो जाती हैं। जैसे आपने कोई मेडिसिन ली, वो मेडिसिन सीधे यहाँ आती है, उसके बाद ये इसमें चली जाती है। अब उसके बाद हमारा ये बॉडी डिसाइड करेगा, ये जो वेन्स है ये डिसाइड करेंगे कि उसको एब्जॉर्ब करना है कि नहीं करना है, क्योंकि जो भी लिक्विड मटेरियल है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ। और उसके इसीलिए बोला जाता है कि दवाई खाने से सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ता है, किडनी पे। सपोज करो ये बोमांस कैप्सूल खराब हो गया ना बंदा काम से, छन्ने ही ब्लॉक हो गए, तो क्या करोगे, यूरिया फिल्ट नहीं होगा, फिर उसको पर टाइम डायलिसिस कराना पड़ेगा। अब ये डायलिसिस का प्रोसेस क्या है, एक आर्टिफिशियल किडनी होती है, शकल ऐसी नहीं होती, पहले बता रहा हूँ। आर्टिफिशियल किडनी का मतलब एक आर्टिफिशियल स्टेज होती है, उसमें बंदे को लिटा दिया जाता है, भाई बंदा लेट गया और उसके बॉडी से एक जगह से हमें ब्लड निकालना होता है, यहाँ से ब्लड बाहर निकाला जाता है, ठीक है, और उसको एक मशीन में डाल दिया जाता है, जिसमें एक मशीन में डाल दिया जाता है, मशीन उसकी यूरिया को वापस क्या कर लेती है, निकाल देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और जो बिना यूरिया वाला ब्लड होता है उसको किसी और जगह से उस बंदे की बॉडी में वापस से डाल दिया जाता है। इस तरह से आर्टिफिशियली उसकी यूरिया को फिल्ट करने का काम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डायलाइसिस या डायलिसिस। डायलिसिस की मशीन की जरूरत उनको पड़ती है जिनकी किडनी खराब हो जाती है, जो छोटी छोटी सिर दर्द में पैरास्टामोल की गोली खाना स्टार्ट करते हैं, जो छोटी छोटी तकलीफों में डॉक्टर के पास भागते और कहते हैं हो हमें तो ये हो गया, और डॉक्टर 50 तरह के इंजेक्शन लगाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जांच कराने के बिना अगर आपको छोटी प्रॉब्लम है देन आपको सबसे पहले टेस्ट कराना चाहिए, अपना डायग्नोसिस कराना चाहिए कि एक्चुअल में मुझे कोई बीमारी है कि नहीं है। उसके बाद हमें मेडिसिन लेनी चाहिए। हालांकि अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा है, हद से ज़्यादा फीवर है या कोई और चीज़ है, तो प्रिकॉशन के तौर पर कुछ एक मेडिसिन हम ले सकते हैं डॉक्टर की हेल्प से। लेकिन ये नहीं कि छोटी छोटी चीज़ों पे मत ही मचा दें, है ना। जेब में जो है क्या कहते हैं पेन किलर रखा करें, जैसे ही पेन किलर हो रास्ते में वह फाँक लिया बस हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है इनके बहुत मतलब अंग्रेजी दवाइयों का एक रूल है, ध्यान रखना, इफेक्ट हो ना हो साइड इफेक्ट जरूर होता है, और हमारी बॉडी को भी नहीं पता लगता है कि कहाँ पे साइड इफेक्ट हुआ है। लेकिन समय के साथ जब वो सब साइड इफेक्ट बाहर आते हैं ना, तो बेटा उस समय बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर डॉक्टरों का बिल बैठता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। आपको पता है किसी भी वायरस से उतने लोग नहीं मरते जितने उसके ट्रीटमेंट से मर जाते हैं। मैंने कुछ दिन पहले ऐड में देखा था, बताने में कोई शर्म नहीं है, बहुत सारे वो आजकल आपने पता ही होगा न्यूज़ चैनल कितने सारे आते हैं, उसमें बताया था कि एविरमेक्टिन नाम की एक दवाई है जिसका कोरोना पे बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रभाव हुआ। अब पता नहीं क्यों नहीं आता वो तो एक न्यूज़ आई थी, पता नहीं कितने लोगों पे एविरमेक्टिन का यूज़ किया होगा। बेटा एविरमेक्टिन पशुओं को चिड़चिड़ मारने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, और हम तो पता नहीं कितने दिनों से पशुओं को भी मजबूरी लगवाना पड़ता है। और आपको पता है जब 1 या 2 या 3 इंजेक्शन लग जाते हैं ना, उसके बाद पशु का लीवर डैमेज हो जाता है और पशु की मौत हो जाती है। ये तो हमने एक्सपीरियंस से समझा है। तो पशुओं की इम्यूनिटी हमारे से कई सौ गुना ज़्यादा होती है, और ऐसे पशु जब उससे मर जा रहे हैं तो आदमी का क्या होगा, ये नहीं सोचना था। वेटनरी दवाइयों को उठा के और उस पर कर दिया भाई, तो ऐसा खैर नहीं होना। तो फिर इतना याद रखना कि हमें अपनी किडनी को अगर हेल्दी रखना है, हमारे एक्सक्रीशन सिस्टम को हेल्दी रखना है, तो हमें पानी खूब पीना पड़ेगा,
ठीक है, और ऐसी चीजें खाओ जो किडनी के लिए हेल्दी हो, ठीक है, नेचुरल घर पे बनी हुई चीज। आपको पता है बाहर की चीजें खाते हैं तो हमें नहीं पता उसमें कितने तरह के केमिकल होते हैं। वो केमिकल आज नहीं तो 10 साल बाद हमारी किडनी को डैमेज करेंगे ही करेंगे। आपने तो सुना ही होगा पहले दूध में मेलामाइन की मिलावट आती थी, है ना, कई सारे स्कैम भी हुए थे, पता लगे थे। आपको पता जिन बच्चों को मेलामाइन वाला दूध पिलाया गया था उनकी किडनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, ठीक है। अब आपकी इस सवाल को उठाते हैं किडनी में स्टोन कैसे बनता है, इसका रीजन है। देखो बेटा, जब ये चीज इसको जब छानता है ना, छानने के बाद में कुछ हमारे पास पॉजिटिव आयंस हो जाते हैं और कुछ नेगेटिव आयंस हो जाते हैं, ऑक्सिलेट आयंस हो जाते हैं। ये ऑक्सिलेट आयंस कहीं से भी निकल सकते हैं। आप जो भी फालतू की चीजें खाते हो, कभी कभी मिट्टी वगैरह खाने से या कभी कभी कुछ ऐसी चीजें, अब हमें पता नहीं, ये भी रिसर्च का विषय कि स्टोन कैसे बनता है, लेकिन हमारे खान पान से ही बनता है। हमने कुछ चीजें खाई, उसमें कोई स्टोनी सब्सटेंस था कोई पार्टिकुलर फॉर्म में, और हम उसको रेगुलर लेते गए। 1 दिन ले लिया, 2 दिन ले लिया, 1 साल ले लिया, 2 साल ले लिया, 10 साल ले लिया, तो पर्टिकुलर कोई एक चीज हम लेना स्टार्ट कर देते तो उसमें, और बाय द वे उसके अंदर वो माइक्रो लेवल पे वो सब्सटेंस हो, तो वो जैसे ही किडनी में से चलता है ना, वो इसके साथ अटैच हो जाता है, इनकी लेयर्स के साथ। 1 दिन लिया, 2 दिन लिया, 3 दिन लिया, 4 दिन, ऐसे करते 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 एक पत्थर जैसी शेप हो जाती है, पत्थर ही बन जाता है, पथरीला हो जाता है। वही सीधी सी बात है, प्रेशर भी तो होता है बॉडी में कई प्रकार का, कई आयंस होते हैं जो आपस में अटैच होकर एक पत्थर का रूप ले लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई किडनी में स्टोन हो गया है। ऐसा ही कुछ गॉल ब्लैडर में भी होता है, जो लिवर के अंदर गॉल ब्लैडर होता है। तो खैर गॉल ब्लैडर को तो पूरा ही निकाल देते हैं, क्योंकि गॉल ब्लैडर को वो इतनी फाइन चीज होती है, उसको काट के उसमें से पथरी निकाल के उसको वापस टांका लगाएंगे तो भाई काम खराब हो जाएगा, वो इन्फेक्टेड हो जाता है अंदर ही अंदर, इसलिए उसको काट के निकालना ही बेटर रहता है। लेकिन वो काट के निकाल देते हैं तो फैट का एब्जॉर्प्शन बॉडी में, मतलब फैट का डाइजेशन बॉडी में धीरे धीरे होने लगता है। हालांकि होता है क्योंकि लीवर तो बनाता ही है बाइल, लेकिन धीरे धीरे होता है, तो वो तो उसका था डाइजेशन का, और ये हिस्सा जो है ये आपके एक्सक्रेशन का है। तो दोनों में भाई स्टोन आपके खाने पीने की गड़बड़ की वजह से। एक आदमी को शौक है कोई पर्टिकुलर चीज खाने का और वो 10-12 सालों तक खा रहा है, हो सकता है उसमें कोई ऐसी चीज हो पॉजिटिवली चार्ज। एक आदमी का समोसे खाने का है, अब क्या पता वो कौन से तेल में बंदा बना रहा है। आपको पता ही है रास्ते में रेड़ियाँ लगती हैं, वो क्या करते हैं, पहले तो वो ऑयल को या रिफाइंड को पहले डाल लेते हैं, उसके बाद उसमें वो तल देते हैं, तलने के बाद उसे ठंडा करके उसको वापस से कनस्तर में पीपे में डाल देते हैं। कितना ज़्यादा बुरा है ये। और अगर कोई भी बंदा जो साइंस जानता हो, इसको ये भी पता है कि जले हुए तेल में ट्रांस फैट ज़्यादा बन जाते हैं, और ये ट्रांस फैट सभी फसाद की जड़ है। ये जो ट्रांस फैट होता है ना, पढ़ना आप कभी भी कि बॉडी में हमारे सबसे ज़्यादा नुकसान कौन करता है, ट्रांस फैट। ये ट्रांस फैट अगर बॉडी में हम 5% से ज़्यादा ले लें तो हमें बहुत जल्दी हार्ट डिजीज हो जाएगी, हार्ट डिसीज, जगह जगह स्टोन हो जाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई फैटी एसिड्स या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर से ये स्टोन बनना स्टार्ट होता है। ये तो आपके सवाल का जवाब था जितना मैं जानता हूँ। हालांकि अभी भी इस पर 100% कोई श्योर नहीं है कि किसकी वजह से होता है। हो सकता है कुछ खान पान में कुछ गड़बड़ होती है जिसकी वजह से, भाई क्या पता हमारी बॉडी कैसी होती है, सभी की अलग अलग बॉडी होती है। आप जानती हो कुछ चीज़ों से कुछ को कैंसर होता है, कुछ को नहीं हो पाता है कि नहीं। बॉडी है भाई, जैसे बायोडाइवर्सिटी है ना बेटा, वैसे ही हमारी बॉडी में भी गॉड ने बहुत सारी डाइवर्सिटी रखी है, ठीक है। कब किसकी बॉडी में क्या नई चीज फॉर्मेट हो जाए कोई नहीं जानता, क्या पता कब इवोल्यूशन के नए बीज पड़ जाए कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, मतलब साइंस सिर्फ आपको प्रकृति को समझने में हेल्प करती है। इट इज़ हेल्प टू अंडरस्टैंड नेचर, वही साइंस होती है। मैंने आपको जो समझाया है वो सिर्फ एक सिंपल से वे में उसको बताया, ठीक है। बस इतना ही बताना था आज को, ओके।